क्या बशार अल असद की शिकस्त तुर्की और इजराइल की मंसूबाबंदी का नतीजा है? और क्या जोलानी और हयात तहरीर शाम की फतह इजरायली मंसूबा है एक ग्रेटर इजराइल के लिए? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जब से हयात तहरीर शाम और उनके लीडर्स ने बशार अल असद को शिकस्त दी है और बशार अल असद साहब भाग गए हैं मॉस्को की तरफ, तब से ऑनलाइन सोशल मीडिया पे और स्पेशली जो मेरी रिपोर्टिंग है उसके ऊपर लोग आके ये कह रहे हैं कि जी आप तो इजराइल की बातें कर रहे हैं, आप जो हयात तहरीर शाम की फतह और बशार अल असद इनफैक्ट की जो शिकस्त है उसको बयान करके आप एक इजरायली मंसूबाबंदी के ऊपर इशारा कर रहे हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि नेट पॉजिटिव्स की जब बात की जाए, जिसमें इस पूरी सूरत हाल के अंदर कौन जीता है फिलहाल और कौन हारा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि तुर्की, नेतन्याहू इजराइल, अमेरिका नेट पॉजिटिव इस पूरी सिचुएशन के अंदर बाहर आए हैं। दूसरी जानिब रशिया, ईरान और बशार अल असद साहब नेट कंप्लीटली नेट नेगेटिव के अंदर आए हैं। और जो इमर्जिंग सिचुएशन सामने आ रही है, जैसे मैंने आपसे जिक्र पहले किया, 2015 में मैं बॉर्डर रीजन्स के अंदर था, जब तुर्की और सीरिया के जब रशियन फाइटर जेट को टर्किश बैक तुर्कमेन फोर्सेस ने गिराया और पायलट पकड़े गए, उनको भी मारा गया। तो उसके बाद रशिया ने अपनी पूरी फ्लीट्स यहाँ पे मूव की, ब्लैक सी से मूवमेंट्स हुई मेडिटेरेनियन की तरफ, और फिर लताकिया और तार्तुस के अंदर उन्होंने अपने बेसिस को जमा दिया। और उसके बाद जो रशियन फोर्सेस थे उनको ज्वाइन किया ईरानी हर्षद शाबी, हिजबुल्ला लेबनान से, और ये पूरा एक नेक्सस बन के इन्होंने जो मुजाहिदीन थे या अपोजिशन फाइटर्स थे। अच्छा, इसके अंदर भी एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो खाना जंगी थी वो दरा से शुरू हुई 2011 में, मगर जो इन्फिल्ट्रेशन और लोगों को भेजना शुरू किया, जैसे डिवीजन 30 जॉर्डन के अंदर ट्रेनिंग, सीआईए उनकी ट्रेनिंग कर रहा था, तुर्की से बहुत सारे मुजाहिदीन अंदर गए घुसे, और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि बेसिकली बैकफुट के ऊपर ऑब्वियसली टर्की, मुत्तहदा अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया के दरमियान एक तरीके से इख्तलाफात पैदा हुए। मुत्तहदा अरब अमीरात ने उस ऑपरेशन से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, और फिर ये खाना जंगी चलती रही 2016-2017 तक। रुकी तो नहीं, मगर बेसिकली बैटल लाइन जो थी वो ड्रॉ हो गई। अब बशार अल असद और ये पूरी जो असादिस्ट एक तरीके से लेगेसी है, इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 1971 और जो योम किपुर वॉर थी इजराइल और अरब ममालिक की, उसके ऊपर। अब सीरिया का इसके अंदर बहुत एक अहम किरदार भी रहा, क्योंकि सीरिया, जॉर्डन और मिस्र मिलके अटैक उन्होंने करने का मंसूबा किया, मगर फिर जॉर्डन के किंग हुसैन ने बगावत की इस पूरे प्लान के साथ, और अपने अमेरिकन हैंडलर्स को उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। तो बेसिकली प्लान वहां का धरा रह गया, और फिर जो किया इसराइलियों ने मिस्रियों के साथ और सीरियंस के साथ, वो तारीख का हिस्सा है। फिर साइनाई पेनिनसुला भी लिया उन्होंने मिस्र के अंदर, फिर जो रिटर्न किया गया 1982 के अंदर अनवर सदात साहब की सदारत में। फिर अनवर सदात साहब को भी मार दिया गया ऑब्वियसली, और फिर होस्नी मुबारक साहब आ गए इजिप्ट के अंदर, मगर सीरिया के अंदर ये चीज़ बरकरार रही। हाफिज अल असद की जो डिक्टेटरशिप थी वो बरकरार रही, और हाफिज अल असद ने क्योंकि उनका खुद का ताल्लुक था अलवी जो एक एक्सट्रीम शिया फ्रिंज है उनसे, तो उन्होंने जो 80 से 85% सुन्नी अरबी थे सीरिया के अंदर, द्रूज भी थे और दीगर थे, कुर्द भी थे, उनके ऊपर तशद्दुद शुरू किया और बेसिकली कत्लो गारत करना शुरू कर दी। अब उनको इसके अंदर बैकिंग थी, सोवियत यूनियन की बैकिंग भी थी, और दीगर ममालिक भी उनको थोड़ा उनके साथ गेमिंग हो रही थी। हाफिज अल असद साहब अमेरिका के करीब भी थे। इनफैक्ट जब बिल क्लिंटन साहब सदर थे तो हाफिज अल असद साहब की जो बशार अल असद के वालिद थे, साहब तो नहीं कहना चाहिए उन्हें, ही वॉज अ मर्डरस मॉन्स्टर,
तो उनकी मुलाकातें हुई और करीब हुए वो। फिर जब उनका इंतकाल हुआ 2000 के अंदर तो उनके बेटे आए, उनको बड़े फैन फेयर से मीट एंड ग्रीट कराया गया। ब्रिटानिया की उनकी बेगम थी। तो एक पावर कपल बड़े अच्छे तरीके से उनको किया गया। मगर जब ये खाना जंगी हुई तो फिर उनका असली चेहरा सामने उतर के आ गया। और अब हम देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में से सदनाया जो प्रिजन है दमास्कस के आउटस्कर्ट्स के ऊपर, वहां पे 3-4 मंजिले तहखानों के अंदर लोगों को बंद किया हुआ था। 20-30-40 साल तक लोगों को यही नहीं पता था कि हाफिज अल असाद साहब का इंतकाल हो गया है। तो इसीलिए लोग जो 19 साल की उम्र में गए थे, अब वो 40 साल, 45 साल, 50 साल, एक बंदा 60 साल की उम्र में वो बाहर निकला है जिंदा, उसकी एक आंख गायब है। बिल्कुल बुरा हाल। इसके अंदर सुन्नी, क्रिश्चियन, यहां तक कि अलवी भी मौजूद थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बर्बरियत का और इस फस्तायत का जो उन्होंने बर्पा की। अच्छा, अब इसके अंदर इजराइल, तुर्की और अमेरिका और दीगर और जो ममालिक हैं, इनका क्या किरदार है? नेतन्याहू साहब ने एक स्पीच दी। वो गए गोलान हाइट्स जो कब्जा किया हुआ है, जिसका बेसिकली इजराइल ने 1980 से 1990 के अंदर उन्होंने एनेक्स किया। अब इन्होंने जो कुनैत्रा का एरिया है उस तक अपने फोर्सेस को आगे भेज दिया है और जो हरनैन की पहाड़ी है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया है। तो कुनैत्रा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट था वो अब इजराइल के कब्जे में आ गया है और इजराइल ने अपनी बमबारी भी शुरू कर दी है उन वेपन स्टॉक्स के ऊपर और एलिज्ड केमिकल वेपन स्टॉक्स के ऊपर जो बशार अल असाद साहब के पास थे। अच्छा, इजराइल अटैक करता जा रहा था आईआरजीसी पोजीशंस के ऊपर भी जब असाद मौजूद था उधर। अब उसके जाने के फौरन बाद जैसे ये हयात तहरीर शाम अपनी पोजीशन को रिकंसाइल कर रहा है तो इजरायली अटैक्स भी वहां पे बर्पा हो गए हैं। अब इजराइल का क्या मकसद है वो हम जानते हैं। इजरायली बर्बरियत गाजा में भी हमने देखी, जो सैकड़ों की तादाद में वहां पे लोग उसने शहीद किए। मगर ये कहना कि जी बशार अल असाद साहब या हाफिज अल असाद एक बुलवार्क थे या एक रुकावट थे इजराइल के सामने, तो ये गलत होगा। ये पूरा स्ट्रक्चर सीरिया के अंदर बातिस पार्टी स्ट्रक्चर, इराक के अंदर तो उसको हटा दिए सद्दाम को, मगर यहां पे इन्होंने हाफिज को और बशार अल असाद को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। इसका मतलब कि वो एक तरीके से बफर बने हुए थे इजराइल के लिए। अब इजराइल की जो पतलूनें उतरी, नेतन्याहू साहब की और इजरायलियों की जो पतलूनें उतरी 7 अक्टूबर 2023 को, तो उसके बाद वो जिन जो था वो पागल हो गया, यानी मॉन्स्टर जो था, फिरौन जो था वो पागल हो गया और उसने सब चीजों का ऐसी की तैसी। पहले उसने एलिमिनेट किया गाजा को, फलस्तीनियों को, हमास को। फिर हिजबुल्लाह जो वहां पे अट्रिशन उन्होंने शुरू की थी दिसंबर जनवरी 2024, दिसंबर 2023 के अंदर, उसको उन्होंने पेजर अटैक्स किए और उनको जब्त किया। फिर ईरान के अंदर उन्होंने इस्माइल हानिया को, उससे नसरुल्लाह से पहले मारा, फिर सिनवार को मारा। तो उन्होंने पूरा जो टेबल था, पूरा जो चेस बोर्ड था, उसको उलट दिया। अब चेस बोर्ड उलटने के अंदर उनके अपने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, मगर कुछ ऐसी भी सिचुएशंस क्रिएट हुई जहां पे इजराइल को एक एक्स्ट्रा, यानी जो बशार अल असाद कोई ऐसी एसच थ्रेट पोज नहीं कर रहा था इजराइल को, मगर इजराइल ने जब ये पूरा कहा कि जी आर्या पार वाला हिसाब, तो उन्होंने कहा सबको खत्म करो। और बशार अल असाद बच के भाग गया, बाय द वे मॉस्को भाग गया, मरा नहीं वो। इजराइल के पास आप क्या समझते हैं टेक्नोलॉजी नहीं होगी, जहाज जो उड़ रहे हैं कि इजराइल उसे अटैक नहीं कर सकता था। तो ये एक पूरी मनसूबाबंदी के तहत ये चीज हुई और अब जो फोर्सेस आए हैं अंदर, उसके अंदर उम्मीद है अमेरिका की और इजराइल की कि ये हम कंट्रोल कर लेंगे। We've supported Israel's freedom of action against Iranian networks in Syria and against actors aligned with Iran who transported lethal aid to Lebanon. And when necessary, ordered the use of military force against Iranian networks to protect U.S. forces. Our approach has shifted the balance of power in the Middle East. मगर इसके अंदर बहुत सारे एक्स फैक्टर्स हैं। एक तरफ तो अमरीकी सियासतदान कह रहे हैं, ब्लिंकन भी कह रहा है और कि बड़ा अच्छा हुआ ये लोग जा रहे हैं। दूसरी जानिब लिंडसी ग्राहम जो रिपब्लिकन हैं, बहुत ही एक शातिर आदमी है, इजराइल के करीब भी हैं, उन्होंने रेड फ्लैग किया है कि जी हयात तहरीर शाम तो अलकायदा और वो एलेज करते हैं आइसिस का हिस्सा, यहाँ तक कि आइसिस का हिस्सा नहीं थे,
दोनों आइसिस और हयात तहरीर शाम अल-कायदा इन इराक एंड सीरिया से ग्रो आउट हुए थे। जुलानी खुद ही इराक के कैंपों के अंदर, अमरीकी कैंप्स के अंदर पकड़ा गया था, जहां से ऑब्वियसली बगदादी और ये लोग भी निकले और ये मुहिम चली। अहम बात यहां पे, वार तो कर दिया तुर्की, इजराइल, अमेरिका ने, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो किसी के हाथ में नहीं। ग्राहम का क्या मसला है? वो कह रहा है कि यार ये जो हमारे एसडीएफ के और कर्डिश फोर्सेस को हमने सपोर्ट किया हुआ है, टर्की यहां पे आके इनकी अब धुलाई करेगा। इजराइल अपना एक बफर्स चाहता है, वो ऑक्यूपाई करना चाहता है लैंड को, वो सीरिया के अंदर भी और जगहों के ऊपर भी वो अपने मिशन पे है, सही है, मगर अब उनको भी एक नई रियलिटी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं। तीसरी जानिब तुर्की ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया और अभी एर्दोआन साहब बहुत चौड़े हुए हैं, मगर तुर्की के पास आगे जाके एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नजर आ रही है क्योंकि सीरियंस के जो दिलों में नफरतें हैं तुर्क के लिए, खैर अभी तो सब चीज़ अच्छी हैं, खुशी खुशी सब चीज़ें चल रही हैं, ये नफरतें नहीं जाएंगी। और क्योंकि एर्दोआन ने पिछले 20 साल के अंदर पूरा जो निज़ाम है तुर्की का, पावर स्ट्रक्चर्स का, वो अपने इर्द गिर्द अपने आप को, यानी निज़ाम को अपने इर्द गिर्द उसने जज्ब कर लिया है। तो इसका ये मतलब है कि जो निज़ाम के और लीडर्स हैं या इदारे हैं वो मेस्टिसाइज हो गए हैं, वो एक तरीके से बर्फ बन चुके हैं या बिल्कुल ही सख्त हो चुके हैं। और एर्दोआन साहब, उनकी उम्र भी अब 80 साल, यानी आप लगा लें, हाल से 70 से ऊपर, 75 साल की उनकी उम्र करीब आ रही होगी, 72 साल के करीब, ऑब्वियसली चेक कर लेते हैं, 72 साल के करीब उनकी भी उम्र अब बढ़ रही है। उन्होंने ये सब चीज़ें अपने इर्द गिर्द तो कर ली हैं और उन्होंने अपने लॉयलिस्ट को भी लगा दिया है, मगर जो सेकंड और थर्ड टियर लीडरशिप है तुर्की के अंदर वो निहायत ही निकम्मी है और वो एर्दोआन के अराउंड इतनी, या एर्दोआन के ऊपर इतना रिलाई करती है, इतनी मजबूर है कि अगर एर्दोआन साहब पिक्चर से आउट होते हैं तो ये पूरा निज़ाम टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये मेरी रीडिंग है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट जो मुझे लग रहा है वो यही लग रहा है कि आगे जाके बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। सीरिया में बहुत पोटेंशियल है अगर ये यूनाइट हो जाएं, मगर इजराइल, तुर्की, अमेरिका अपने गेम खेलेंगे। रशिया के गेम अब यूक्रेन तक महदूद रहेंगे या कॉकेसस तक, क्योंकि जॉर्जिया के अंदर भी उसके इंटरेस्ट हैं, स्टेक्स हैं। टर्की अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है कॉकेसस के अंदर, सीरिया के अंदर, ऑब्वियसली ये इराक, सीरिया में, ब्लैक सी के अंदर टर्किश प्रेजेंस है। तो टर्की एक मिलिटरिस्टिक स्टेट की तरफ मूव हो रहा है। एक नया कॉम्पैक्ट, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जहां पे एर्दोआन साहब और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक कॉम्पैक्ट बना रहे हैं। मगर मसला ये है कि एर्दोआन साहब के बाद वो और जो उनके नीचे लोग हैं उनमें इतनी सलाहियत या इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने बड़े गैप को एकदम फिल कर सकें। तो बड़े सवाल, ये मेरा तज्जिया है, आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।